के साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत सोनीपत से बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिंधोली गांव के सरपंच सवालों के घेरे में। सरपंच गीता देवी के खिलाफ युवक धरने पर बैठा है। लघु सचिवालय के सामने युवक धरना दे रहा है। सरपंच पर फर्जी मार्कशीट बनवाने का आरोप लगाया गया है। नॉमिनेशन फॉर्म के दौरान लगी मार्कशीट की जांच हो, युवक की तरफ से कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर, सरपंच पर फर्जी मार्कशीट बनवाने का आरोप युवक की तरफ से लगाया जा रहा है। नॉमिनेशन फॉर्म के दौरान मार्कशीट की जांच हो। जो भी नॉमिनेशन फॉर्म के दौरान मार्कशीट लगी है उसकी जांच होनी चाहिए। सोनीपत के बिंधरोली गांव की सरपंच सवालों के घेरे में। सोनीपत से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। सरपंच गीता देवी के खिलाफ एक युवक धरने पर बैठा है। लघु सचिवालय के सामने युवक धरना दे रहा है। युवक का कहना है कि जो मार्कशीट लगाई गई है नॉमिनेशन के दौरान वो फर्जी है। सोनीपत के गांव बिंधरोली का मामला है ये, जहां सरपंच के खिलाफ गांव का ही एक युवक लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठ गया है। युवक का आरोप है कि गांव के सरपंच ने चुनाव लड़ने के दौरान जो मार्कशीट लगाई थी वो फर्जी है। युवक के पास जो मार्कशीट है और जो अधिकारी उसे दिखा रहे हैं वो दोनों भी मेल नहीं खा रही हैं। संदीप का आरोप है कि गांव की सरपंच गीता ने चुनाव लड़ने के दौरान जो मार्कशीट लगाई थी वो यूपी के एक स्कूल की है और वो फर्जी है, क्योंकि मार्कशीट में वो दिनांक दाखिले की दिखाई गई है। उसी दिन रविवार था और उसके साथ ही आरटीआई से जब संदीप ने स्कूल से जवाब मांगा तो इस नाम का कि कोई भी महिला यहां पर पढ़ी ही नहीं, तो वहां से जवाब मिला कि कोई इस तरह का दाखिला वहां नहीं हुआ है। वहीं युवक का कहना है कि जब वो अधिकारियों के पास जाता है तो उसे पागल कहकर वहां से वापस भेज देते हैं, जबकि आरटीआई का कोई जवाब भी पंचायत अधिकारी नहीं देते हैं, जिससे परेशान होकर वो धरने पर बैठा है। बीडीपीओ ने कहा है कि उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच कर ली है। सोनीपत से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। सोनीपत में बिंधरोली गांव की सरपंच सवालों के घेरे में है। युवक का कहना है कि नॉमिनेशन के दौरान सरपंच ने जो मार्कशीट लगाई है वो फर्जी है। सनी मलिक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सनी, अभी युवक की तरफ से जो गांव बिंधरोली के सरपंच पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? क्या इन्वेस्टिगेशन अभी तक इस पूरे मामले में हुई है? जी सोनल, मैं आपको बता दूं, गांव गढ़ी बिंधरोली का जो सरपंच है, गीता देवी सरपंच है, उसके खिलाफ एक जो गांव का युवक संदीप वो धरने पर बैठा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि जो सरपंच है उसकी जो डिग्री है वो फर्जी है, क्योंकि जब नॉमिनेशन हुआ था चुनाव के दौरान तो उसने जो दाखिले के लिए जो अपनी अर्जी लगाई थी कि वो जो उसने दाखिला है 5वीं से लेकर 8वीं तक, वो संडे के दिन ही लिया है। कि क्या इत्तेफाक है? हालांकि जो है पूरी झोलमाल है, अभी तक इस पूरे मामले में साफ तौर पर कोई भी अधिकारी है वो मीडिया के सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से युवक अपने सामने मीडिया के सामने, लेकिन सनी जो बीडीपीओ है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे मामले की जांच कर ली है। उनके पास क्या प्रूफ है इसको लेकर? जी, जो बीडीपीओ है राजेश, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने जांच कर ली है, लेकिन जांच में एक बात साफ नहीं हो पा रही है सोनल, कि जो डिग्री जो संदीप दिखा रहा है वो अलग है और जो बीडीपीओ दिखा रहे हैं वो अलग है, और जो नॉमिनेशन के दौरान दी गई थी चुनाव इलेक्शन ऑफिस में वो अलग है। तो कहीं ना कहीं सभी बातें हैं वो सवालों के घेरे में है। जी सोनल, तो सनी, इस पूरे मामले में आरटीआई युवक की तरफ से लगाई गई है, उसका कोई जवाब यहाँ पर नहीं मिला, तो कोई ऑथेंटिक प्रूफ इस युवक को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? अगर वो इतने दिन से मोर्चा खोला हुआ है एक सरपंच के खिलाफ, तो कोई ऑथेंटिक प्रूफ उसके सामने क्यों नहीं रखे गए हैं? इस पर क्या कुछ कहना है? सरपंच की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? अभी तक जो हमारी सरपंच से अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है सोनल। हालांकि हमने उनका फोन मिलाने का प्रयास किया था, उनका वर्जन लेने का प्रयास किया था, लेकिन सरपंच है वो फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमारी डीसी सोनीपत से इस पूरे मामले में बातचीत हो पाई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इस पूरे हम जांच करें और आरटीआई का जो जवाब युवक ने मांगा है हम उसका जवाब जरूर देंगे। जी सोनल, बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी के लिए। और जब से राइट टू रिकॉल का जिक्र हुआ है तभी से अलग अलग राय सामने आ रही हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं इसकी शुरुआत क्यों ना सांसदों और विधायकों से की जाए। सांसद सुनीता दुग्गल, बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, ये तमाम लोगों की तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। टोहाना से बीजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें आप देखिए, क्योंकि मैं छोटी सी बात आपको कहूँगी कि सरपंच जो है उस इलेक्शंस के लिए निर्णय लिया गया था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक मिनिमम रखी गई थी, लेकिन वो एमएलए एमपी के लिए नहीं रखी गई।
तो कई बार कई चीज़ें किस तरह से रखी जाती हैं वो जो है वो उस समय जो भी अधिकारी वहाँ पर या जो भी नेतागण होते हैं वो सब मिलकर उस बात का निर्णय लेते हैं, सभी मंत्रीगण। तो क्योंकि कोई भी निर्णय लिया जाता है वो अकेले एक लेवल पे नहीं लिया जाता, उसमें सबकी राय ली जाती है। इसमें भी फर्दर अगर कहीं कुछ होना होगा, कुछ हो सकता होगा तो उसके बारे में बात करेंगे, आगे क्या हो सकता है या क्या नहीं, या जिस भी बेस पे निर्णय लिया गया है तो उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है तो वो सब देखा जाएगा। अगर जनता पहले 5 साल के लिए मौका देती है चुनकर, अगर जिस भावना से और जिस सोच से चुनती है, अगर वहाँ खरा नहीं उतरता तो मेरे ख्याल से राइट टू रिकॉल का जो कई प्रदेशों में है तो अपने हरियाणा में तो क्या बुराई उसमें होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा ये विषय इन दिनों में चर्चा में आया है, राइट टू रिकॉल का। शुरुआत कहाँ से हो कहाँ से ना हो, इससे पहले तो यही बहस का विषय है कि ये हो या ना हो। इसलिए सर्वप्रथम तो अगर कहीं चर्चा आए तो इसी बात पे आए कि इस प्रकार की व्यवस्था जो भारतीय लोकतंत्र है इसमें ठीक रह सकती है कि नहीं रह सकती। सबसे पहले इस बात पर चर्चा होकर के फिर आगे बढ़ेंगे, तब जा कर के कहीं इस तरह के विषय को समझ करके आगे बढ़ाना ना बढ़ाना इस निर्णय के ऊपर पहुंच सकेंगे। और वहीं मेवात के गृह रक्षी विभाग में दीमक की तरह फैले भ्रष्टाचार की देर से ही सही लेकिन विभाग ने जांच करवाने के आदेश दे दिए हैं। कमांडेंट प्रदीप कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त कर नूंह जिले में लंबे समय से फैले भ्रष्टाचार की जांच 10 दिन के अंदर करवाने के आदेश दे दिए हैं। कमांडेंट प्रदीप कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया है। दरअसल जिले में 106 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की चर्चाएं अगस्त महीने से जोर पकड़ने लगी थी, जिसके बाद विभाग में ही काम कर रहे या काम कर चुके गृह रक्षी विभाग के जवानों ने दलाली का काम शुरू कर दिया। दलालों ने पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से 2.5 से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेनी शुरू कर दी। ये खबर जब आम हुई तो इस मामले की ऑडियो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो गई, जिसके बाद सेंटर कमांडर कर्मवीर सिंह का तबादला किया गया। कमांडेंट प्रदीप कुमार ने कहा कि होमगार्ड के जवानों की भर्ती नहीं होती बल्कि एनरोलमेंट किया जाता है। कमांडेंट प्रदीप कुमार ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे विभाग से जुड़ा कर्मचारी हो या फिर बाहरी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल हुई है, ऑडियो भी वायरल हुई है, जिस संबंध में वो सीनियर ऑफिसर्स के संज्ञान में आया है। स्वयं माननीय डीजीपी होमगार्ड साहब ने एक इंक्वायरी सौंपी है, मुझे ही सौंपी है और 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। जिसमें भी इसका फॉल्ट मिलेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, बल्कि आपके चैनलों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमें मदद मिलेगी कि नूंह जिला में कोई होमगार्ड की भर्ती नहीं हो रही है। और बड़ी खबर, बीजेपी के एक और विधायक कोरोना पॉजिटिव। जींद से विधायक कृष्ण मिढ़ा कोरोना पॉजिटिव हुए। कृष्ण मिढ़ा ने खुद को होम क्वारंटीन किया है। संपर्क में आने वालों को टेस्ट करवाने की सलाह दी है। अब तक आपको बता दें कि बीजेपी के 10 से ज्यादा विधायक संक्रमित हो चुके हैं और जींद से विधायक कृष्ण मिढ़ा के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिल रही है। बड़ी खबर, संपर्क में आने वालों को टेस्ट करवाने की सलाह दी गई है। अब तक आपको बता दें कि बीजेपी के 10 से ज्यादा विधायक संक्रमित हो चुके हैं। बीजेपी के एक और विधायक के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। और फतेहाबाद से खबर का रुख करेंगे। कोरोना से एक और मौत का मामला सामने आया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंगला का निधन हो गया है। कुछ दिन पहले कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और नियमों के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ ही दिन पहले इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था और अब इनके निधन की खबर मिल रही है। तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कोरोना के हैं उनके तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर। फतेहाबाद में कोरोना से एक और मौत का मामला सामने आया। फतेहाबाद से बड़ी खबर, बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंगला का निधन हो गया है। कुछ ही दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और अब उनके निधन की खबर मिल रही है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था।
और देश में जारी कोरोना संकट के बीच आज से अनलॉक 4.0 की शुरुआत हो गई। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को कम करने के लिए मार्च महीने में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक के माध्यम से देश को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कवायद जारी है। केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की थी। अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस के मुताबिक आज से सामाजिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य सभाओं में 100 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है और इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। इससे पहले केंद्र ने राज्यों को छूट दे रखी थी। वहीं स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान के साथ जिम, सिनेमा हॉल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि आज से देश में क्या खुलेगा और कहां-कहां पाबंदी रहेगी। 7 सितंबर से शर्तों के साथ मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। अनलॉक 4 की गाइडलाइन क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे मेट्रो की पूरी सेवा बहाल की जाएगी। स्कूल, कॉलेजेस 30 सितंबर तक बंद रहने वाले हैं। 9वीं से 12वीं के छात्र चाहें तो स्कूल जाएं, ये बच्चों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। 21 सितंबर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो राजनीतिक रैली हैं वो भी होंगी। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी। अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन जारी हुई है, वो आपको बता रहे हैं। कोई भी राज्य अब अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए केंद्र से परमिशन जरूरी होगी। राज्यों को लॉकडाउन के लिए मंत्रालय की इजाजत जरूरी होगी। 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन को शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई है। शर्तों के साथ कहीं भी धार्मिक आयोजन हो सकेंगे। ITI, अन्य जो कौशल विकास केंद्र हैं, उनका परिचालन हो सकेगा। सभी आयोजक तमाम तरह के नियमों का पालन करते दिखें। कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के जो प्रतिबंध हैं वो पहले की तरह लागू रहेंगे। स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। क्या बंद रहने वाला है अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन के अनुसार, वो जानिए। जो भी मनोरंजन पार्क हैं, थिएटर हैं, वो भी पहले की तरह बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं अभी प्रतिबंधित रहेंगी। गृह मंत्रालय की अनुमति से कुछ उड़ानें जारी रहेंगी। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं को घर से न निकलने की सलाह, जो कि पहले भी लगातार दी जा रही है कोरोना काल में, वो दी गई है। नेशनल हाईवे का सफर आज से महंगा हो गया। NHAI ने वार्षिक टोल वृद्धि की घोषणा कर दी है। नई दरों के अनुसार टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए बढ़ाए गए हैं और ऐसे में वाहन चालकों को हाईवे के सफर के लिए अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। बता दें कि कोरोना काल में मंदी की मार झेल रहे लोगों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने झटका दे दिया है। कार, जीप से लेकर जो मल्टी एक्सल वाहन हैं, उनके भी टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस घोषणा के मुताबिक LCV और मल्टी एक्सल वाहनों की सिंगल यात्रा पर्ची में 10 रुपए टोल बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि इस बार हुई बढ़ोतरी में कार और जीप जैसे वाहनों को कुछ रियायतें दी गई हैं। कार, जीप की जो सिंगल यात्रा के लिए नए टोल टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन अप डाउन की यात्रा पर 5 रुपए का टोल बढ़ा दिया गया है। नई दरों के अनुसार सिंगल यात्रा के लिए कार पर 125 रुपए, LCV पर 220 रुपए, बस और ट्रक पर 440 और मल्टी एक्सल पर 705 रुपए टोल चुकाना होगा। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि वाहनों पर कितना भार पड़ा है। कार, जीप, वैन की अगर हम बात करें तो आने पर 26 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आने जाने पर 40 रुपए ज़्यादा आपको चुकाने पड़ेंगे और मासिक अगर कुल मिलाकर हल्के वाहनों की हम बात करें तो 1190 रुपए का एक्स्ट्रा भार पड़ने वाला है। किस वाहन पर कितना असर पड़ेगा वो हम आपको बता रहे हैं। कार, जीप और वैन पर पहले की दर क्या है और उसके बाद की दर क्या है। देखिए, पहले आने में 26 रुपए लगते थे, आना जाना 59 में हो जाता था, लेकिन अब जो भारी वाहन हैं उनमें बढ़ोतरी की गई। पहले की दर और अब की दर में अंतर क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। नेशनल हाईवे का सफर चूंकि महंगा हो गया है, तमाम वाहनों पर इसका प्रेशर रहने वाला है और अभी और पहले की दर में कितना अंतर है वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए।
और बात करेंगे सिरसा की, जहां सिरसा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। सुभाष चौक से की गई अभियान की शुरुआत नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल ने झाड़ू लगाकर की है। यह अभियान सिरसा में 11 जगहों में एक साथ अलग अलग धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से चलाया गया है। नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल ने बताया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस अभियान शहर को 11 जोन में बांटकर शुरू किया जाएगा ताकि एक जगह पर भीड़ ज्यादा ना हो। उन्होंने बताया कि अभियान को सहयोग देने के लिए शहर की 25 धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। इन संस्थाओं ने अपनी स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ने की सहमति जताई है। संस्थाओं के अभियान के साथ जुड़ने से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम को बल मिलेगा। उन्होंने कहा है कि एक दिन झाड़ू लगाने से शहर स्वच्छ नहीं बनेगा, बल्कि ये अभियान एक सांकेतिक अभियान है ताकि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सकें। और अब खबर फरीदाबाद से, जहां पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप पड़ोसियों पर लगा है। घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामला 17 अगस्त का है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यह घटना नवीन नगर चौकी के इलाके की है। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि पड़ोसियों ने पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई की है। ये झगड़ा गली में पानी निकासी को लेकर हुआ था। पीड़ित ने बताया कि जब गली में पानी की निकासी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई तो पड़ोसी ने बेटे के साथ मिलकर न केवल महिला को पीटा, बल्कि उसके पति की भी बेरहमी से पिटाई की है। पिटाई के बाद महिला बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पहले तो एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर उसे भटकाया गया और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अब तक आरोपी खुलेआम घूम रहा है। 4 आरोपियों में से पुलिस ने किसी की भी गिरफ्तारी अभी नहीं की है। ये पानी के चक्कर में हो रही है सर। हमने अपनी चबूतरा धोने के लिए बाहर निकली हूँ, हमें कह रहा है पानी मत गिराओ। मैं बोली मेरा घर है, मैं चबूतरा धोऊंगी, मैं आपके डर के मारे कि अपने घर साफ सफाई नहीं करूँ। इसके बाद पर भिड़ गया मेरे मारने के लिए। फिर हमें मारने लगे तो हमारे घर वाले गया छोड़ाने के लिए, हमारे घर वालों को भी पीटा। जब महिला थाना गई हूँ, महिला भी थाना नहीं सुनाई हुआ, कह रहा नवीन नगर चौकी जाओ। फिर चौकी आई हूँ, चौकी में सुनाई नहीं। फिर वहाँ से मैं 21 सेक्टर गई हूँ कमिश्नर साहब के पास। उससे फिर मैंने 2 बार राय लेके फिर उसको बुलाया पुलिस चौकी के बाद इतना मारा कि वो बेहोश हो गई, एम्स में भर्ती हो गई। तो पुलिस की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है अगर बात की जाए? पुलिस के चक्कर तरफ से अभी तो सर कुछ नहीं चल रहा है कर रहा है। मैं तो यही जानूंगा कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए कि 17 अगस्त की बात है 2020 की, जबकि हमने पुलिस चौकी गया, उन्होंने वहाँ भेज दिया हमें ये बीके में एमएलए कटवा के लिया। वहाँ से एमएलए कटवा के ले आया तो कह रहा है ये वहाँ बेहोश लेटी हुई थी, कह रहा है इसको घर ले जाओ खिलाओ पिलाओ। चौकी में बेहोश लेटी पड़ी? हाँ, नवीन नगर चौकी में कह रहा। और वहीं पंचकुला के सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल में रात को एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ। हंगामे का कारण इस बार 14 साल के बच्चे के इलाज में लापरवाही का आरोप था। जब बच्चे की मौत हो गई थी तो परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले तो इलाज में लापरवाही की गई और शव को लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दिया गया। हालात ऐसे थे कि मां मृतक बच्चे को गोद में लेकर ऑटो में बैठी थी। आरोप लगाया गया कि एम्बुलेंस के लिए उनसे 750 रुपए की मांग की गई। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी रात के वक्त अस्पताल पहुंच गई और शिकायत दर्ज की गई। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी मामले की जांच शुरू की गई। सुबह 7 बजे से पेट में दर्द हुआ था। बोलने को लगा मेरे को चाय बना के दे। मम्मी बोल रही है कब चाय बना के दे दिया। चाय पीते पीते उसको सीरियस हो गया। उसको उठा के लेके 24 में चले लेके गई। 24 में लेके गई थी। मैं बोलने लगा डॉक्टर उसको चाय में लेके जाने के लिए बोला था। चाय में तुरंत लेके आया, उसको पानी बोतल चढ़ा दिया, सुई दिया। उसको क्या चीज़ का सुई दिया मुझे पता नहीं था, मैं अकेली थी। वहाँ से डॉक्टर बोला इसको तो पेट दर्द हो रहा है, 6 सेक्टर लेके चले जाओ। हमने 6 सेक्टर सर जी लेके चले आए। इसको लेके जब आ गए तो डॉक्टर बोला इसको इलाज करेंगे तब 750 रुपया तो आप दोगे तभी इलाज हो जाएगा। हमने बोला कोई नहीं, हम और करो के काम करने वाला सर, हम 750 रुपया देंगे। 8:30 बजे से ला के हमारे बच्चे को और 5, 4:30, 3:30 बजे उसको मार दिए। मार कर बता भी नहीं रहे मेरे घर वाली को जो मर गया है, और कह रहे हैं पैसा ला। पैसा जब हम लेके आए तो कह रहे हैं अब तो मर गया, अब क्या करेगा। बोला सर हमारा बॉडी तो हमारा। कौन से अस्पताल में? 6 सेक्टर अस्पताल में सर। सुबह बच्चे पेट में दर्द हुआ, मोगिन लगाने वाला है तो एक सेक्टर 26 हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल भेजा सेक्टर 6 में, तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनकी शाम में डेथ हो गई बच्चे की। तो क्या DDR कुछ काटी है अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, अभी आ रहे थे। तो क्या सर बच्चे को जबरदस्ती लेके जाना चाहते थे यहाँ से? हाँ, पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते? ये विदाउट पोस्टमार्टम जाते थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब पुलिस पोस्टमार्टम को आगे जैसे
और चलिए अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक